नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत उसमें हम आपका द्वितीय प्रश्न पत्र प्यारे विद्यार्थियों पढ़ रहे हैं, जिसका नाम साहित्यिक निबंध व नाटक एकांकी संग्रह है। ठीक है, मैंने कल आपको बता दिया, इसमें आपके निबंध, नाटक और एकांकी तीनों का समाहार है, जो है संग्रह है, वो द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका। और इसमें गद्यांश आएंगे, प्रश्नोत्तर आएंगे। ठीक है, तीनों से अलग अलग प्रकार से निबंध के भी गद्यांश आएंगे, प्रश्नोत्तर आएंगे, नाटक का जो गद्यांश और उसके प्रश्नोत्तर गद्य व्याख्या आपको करनी है, प्रश्नोत्तर करने हैं। ऐसे एकांकी की भी आपको जो है व्याख्या और प्रश्न तीनों करने हैं। और इसके साथ साथ एकांकी और निबंध और नाटक, इन तीनों का जो मैंने बताया था, ये 3, 4, 6 प्रश्न 7 प्रश्न बनते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आते हैं। तो इस प्रकार से अब एकांकी का उद्भव और विकास हम जो पढ़ रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट है ये, और काफ़ी बार पूछा जाता है। तो एक प्रश्न ये आएगा ही, नाटक का चाहे आओ या फिर निबंध का हो या फिर एकांकी का हो, ये तो प्रश्न है जो है पक्का आता है। तो अब हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी जो है उसमें एकांकी जो विधा है उसका किस प्रकार से विकास हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, तो इस संदर्भ में यह प्रश्न आता है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, परिभाषा एकांकी की वो कल हम पढ़ चुके हैं, यानी विगत वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब पहले हम थोड़ी इसकी भूमिका के रूप में कुछ पढ़ते हैं। फिर एकांकी का विकास, विकास में भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, प्रसाद युग है, प्रसादोत्तर युग है और आधुनिक या फिर स्वातंत्र्योत्तर जो युग है, स्वतंत्रता के बाद का जो युग है, इस क्रम से किस प्रकार से एकांकी का विकास हुआ। सबसे पहले भारतेंदु युग से हम परिकल्पना करते हैं एकांकी की शुरुआत या प्रारंभ। हिंदी में जो है भारतेंदु युग से इसका प्रारंभ माना जाता। तो भारतेंदु युग से होते हुए द्विवेदी युग, द्विवेदी से प्रसाद, प्रसादोत्तर और आधुनिक काल तक किस प्रकार से एकांकी का विकास हुआ, तो उसको हमें पढ़ते हैं आज प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी एकांकी की जो परिभाषा देते हुए विद्वानों ने, ये भूमिका के रूप में बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, एकांकी की परिभाषा देते हुए विद्वानों ने इसे नाटक का ही एक भेद माना, जो हमने विगत वीडियो में भी पढ़ा था। एकांकी है वो नाटक का ही एक तरह से भेद है, छोटा रूप है या लघु रूप माना जाता है। एकांकी क्या है? नाटक का लघु रूप है, और एक एकांकी है वो नाटक का एक भेद है एक तरह से। इसकी विस्तृत परिभाषा है जो हमने पढ़ ली है पहले, ठीक है, विगत वीडियो में पढ़ ली है। संस्कृत साहित्य में नाटक या रूपक के कई भेद, रूप भेद है वो मिलते हैं, ये भी बात मैं कल बता चुका हूँ। इसमें आपके भाण है, व्यायोग है, यह मृग है, अंक है, प्रहसन, ये भी संस्कृत में आते हैं। भाण, व्यायोग, प्रहसन, ठीक है, भाण, व्यायोग, प्रहसन, और इसके साथ यह मृग है, अंक है, यह मृग, अंक, ये सब एक अंकीय नाटक होते हैं। ठीक है, अंक है, प्रहसन है आदि, ये जो नाटक है उनमें एक ही अंक होते हैं। एक अंकों में ये नाटक समाप्त होता है, यानी नाटकों के अंकों के आधार पर नाटक होते हैं। 1 अंक का, 2 अंक का, 4 अंक का। ठीक है, अंक मैंने नंबर से नहीं है, यहाँ पर जो है इसके दृश्य जो दिखाए जाते हैं उस हिसाब से इसमें अंक निर्धारित होते हैं। तो भाण, व्यायोग, प्रहसन, यह मृग, ये जो नाटक के भेद है ये किस में है? संस्कृत में है। तो संस्कृत में जो नाटकों के भेद है, भाण, व्यायोग, प्रहसन, यह मृग, अंक, तो ये एक अंकीय होते हैं, एक अंकीय नाटक होते हैं, यानी एक अंक होता है इसमें। तो इसी प्रकार से एकांकी भी अलग अलग अंकों की होती है, 1 अंक की एकांकी, 2 अंकों की एकांकी। तो इस प्रकार से अंक निर्धारित होते, अंक जो होते हैं अंक के अनुसार एकांकी होते हैं। तो इसमें 1 अंकों की होती है। तो यदि हिंदी एकांकी का लक्षण 1 अंक ही माना जाए, अगर हम हिंदी एकांकी को एकांकी, 1 अंकों वाली एकांकी, यानी 1 अंकों वाली, तो 1 अंकों वाली जो एकांकी है, तो उसमें अगर हम 1 ही अंक माने, तो प्यारे विद्यार्थियों
एक अंक अगर माना जाए, हिंदी एकांकी का लक्षण एक अंकी माना जाए तो इसका उद्भव संस्कृत साहित्य से माना जा सकता है। अगर हम एक अंक की एकांकी को मानते हैं तो ये इसका अगर अनुकरण हम करें तो किससे किया जा सकता है? संस्कृत के नाटकों से। और संस्कृत में जो भाण, व्यायोग, प्रहसन, यामृग और अंक, ये जो नाटक है वो एक अंकों वाले होते थे। तो इस प्रकार से नाटकों से एकांकी का जो स्वरूप है वो एक अंक का हुआ। तो यानी एक अंक की एकांकी का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक जो इसका उद्भव संस्कृत साहित्य से हम मान सकते हैं। आधुनिक युग में एकांकी नाटकों की जो मौलिक कलात्मकता और विकास 20वीं शताब्दी से हुआ। अगर जो इसकी बात करें आधुनिक युग में एकांकी नाटकों की मौलिक कलात्मकता या विशेषताओं को ये देखते स्वीकार किया जाता है कि हिंदी एकांकी का उद्भव विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो अगर हम इन आधुनिक काल में एकांकी जो नाटक है, एकांकी है, वो नाटकों की जो मौलिक कलात्मक विशेषताओं को देखते हुए स्वीकार किया जाता है कि हिंदी एकांकी का उद्भव है। हिंदी एकांकी जो है उसका उद्भव, हिंदी एकांकी का उद्भव लगभग हम किस शताब्दी से मान सकते हैं? 20वीं शताब्दी से मान सकते हैं। ठीक है, तो 20वीं सदी से या 20वीं शताब्दी से इसको माना जाता है। ये एकांकी प्रकाश में आई। आज के व्यस्त जो है समय में जो जिसको ज़्यादा इतना अधिक लोग हैं वो औद्योगिक हो गए हैं, वैज्ञानिक को समाज में जो मध्यकालीन बिखराव और अवकाश की भावना का लिए जो समय नहीं है किसी के पास, तो उस समय एकांकी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो एकांकी से हम सुगठित जो है संक्षिप्त विषय वस्तु को नुकीले और धारदार चित्रांकन, तीव्र एकान्मुख भावानुभूति, ठीक है, संकेंद्रित अन्वित प्रभाव की मांग करते हैं। यानी आज का जो समय भागदौड़ का समय है, कहने का तात्पर्य कि आज का समय औद्योगिक और वैज्ञानिक समाज से ओतप्रोत जो समाज है उसमें अवकाश का इतना अधिक समय नहीं, तो उस समय एकांकी हमें पढ़ने के लिए या देखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसमें सुगठित रूप से विषय वस्तु को रखा जाता है, संक्षिप्त विषय वस्तु होती है, नुकीले और धारदार चित्रांकन इसमें एकांकी के द्वारा एकांकी में होते हैं। और जो तीव्र जो भावानुभूति होती है वो भी बड़ी प्रभावशाली होती है। तो इस प्रकार से हिंदी एकांकी विधा हमारी इसी मांग का परिणाम है। कहने का तात्पर्य हिंदी एकांकी जो समाज में या हिंदी जगत में किस प्रकार से आई, तो इसका हम ले सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में आई। और 20वीं शताब्दी में आने का तात्पर्य ये हुआ कि हाँ, आज का जो समय है औद्योगिक और वैज्ञानिक समाज है और जिसमें किसी के पास इतना अवकाश नहीं है, तो उस कम समय में भी अच्छी विषय वस्तु को जो प्रस्तुत करने का एक जो माध्यम है वो है एकांकी। तो इस प्रकार से ये एकांकी जो है विधा का जो है प्रादुर्भाव हुआ। एकांकी का विकास, इस बिंदु में हम अगर पढ़ते हैं एकांकी का विकास किस प्रकार से, विकास रूप में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य की प्रायः सभी गद्य विधाओं का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, लगभग हिंदी गद्य की जो सारी विधाएं मान लो, चाहे कहानी, नाटक, उपन्यास, चाहे आप रिपोर्टाज, फीचर, जो भी है, यात्रा वर्त, ये हम अधिकतर जो गद्य विधाएं हैं वो गद्य विधाओं का जो प्रारंभ है वो लगभग हम किससे मानते हैं? भारतेंदु युग से मानते हैं। यानी 1800 के बाद का जो समय था, 1857 के बाद का जो समय था, उससे बाद का जो समय था वो हम भारतेंदु युग के में मानते हैं हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के अंतर्गत। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो गद्य विधा है एकांकी, इसका भी प्रादुर्भाव हम किससे मानते हैं? आप प्रारंभ कहाँ से मानते हैं? भारतेंदु युग से मानते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, भारतेंदु युग से आरंभ हुआ। अतएव एकांकी का भी आरंभ है अगर माने तो किससे मानते हैं? हम भारतेंदु युग से ही मानेंगे। तो कब मानेंगे प्यारे विद्यार्थियों? भारतेंदु युग से एकांकी का प्रारंभ मानेंगे हिंदी में। और ये विकास क्रम की दृष्टि से हिंदी एकांकी के इतिहास का अध्ययन हम इन कालों में कर सकते हैं। यानी हिंदी एकांकी का अगर काल बांटे हम, तो हिंदी एकांकी का इतिहास, ये क्या है? हिंदी एकांकी का इतिहास। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐसे हिंदी एकांकी का इतिहास क्या है? तो हमें इसको हम 4 कालों में बांट सकते हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसादोत्तर युग और आधुनिक युग या स्वातंत्र्य युग। तो इस प्रकार से 5 भागों में, 5 कालों में एकांकी के इतिहास को बांट सकते हैं। तो आपसे हम ये चीज़ आशा रखते हैं समझ में आ गई होगी। यानी हिंदी एकांकी के इतिहास को कितने कालों में बांटना है? 5 कालों में। सबसे पहला काल भारतेंदु काल, दूसरा प्रसाद क्या नाम द्विवेदी,
महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, और उसके बाद में जयशंकर प्रसाद जी युग, प्रसादोत्तर युग, और उसके बाद में जो है आधुनिक या स्वातंत्र्योत्तर युग। तो इस प्रकार से 5 कालों में बांटेंगे। अब सबसे पहले हम लेंगे आज जो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में जो है इस युग के एकांकी नाटकों, इस युग के जो एकांकियाँ लिखे गए थे, जो एकांकी लिखे गए थे वो थे नाटकों को विचार और समस्या की दृष्टि से विद्वानों ने 4 भागों में बांटा। यानी इन पर इस एकांकी को, जो भारतेंदु युग की जो प्यारे विद्यार्थियों एकांकियाँ लिखी गई थी, उन एकांकियों में जो है नाटकों को विचार के आधार पर समस्या की दृष्टि से इनको 4 भागों में बांटा। राष्ट्रीय एकांकी, सामाजिक एकांकी, पौराणिक एकांकी और हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी। समझ में आ गया? तो भारतेंदु युग में एकांकी को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। यानी राष्ट्रीयता के भाव से ओतप्रोत एकांकियाँ लिखी गई, सामाजिकता के विषय वस्तु को लेकर के, पौराणिक विषय वस्तु को, हास्य व्यंग्य प्रधान विषय वस्तु को लेकर एकांकियाँ लिखी गई। तो इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया, राष्ट्रीय, सामाजिक और पौराणिक और हास्य। राष्ट्रीय एकांकी में राष्ट्र के नवनिर्माण का स्वर मुखरित होगा। यहाँ पर एकांकियाँ जो लिखी गई उसमें राष्ट्रीय स्वर जो है, राष्ट्रीय भाव, देशभक्ति के स्वर है वो व्यक्त हुए थे। इन एकांकियों में क्या देखने को मिलेगा? यानी जिन एकांकियों में देशभक्ति, राष्ट्रीय प्रेरणा, राष्ट्रीय स्वर की अभिव्यक्ति के विषय वस्तु को लेकर के जो एकांकियाँ लिखी गई वो किस में आएगी? राष्ट्रीय एकांकी में। ठीक है, समझ में आ गया होगा? सीधा सीधा नाम से ही सरल समझ में आ रहा है। राष्ट्रीय एकांकी में राष्ट्र के नवनिर्माण का स्वर मुखरित हुआ। अब इसमें देखिए भारतेंदु जी ने जो भारत दुर्दशा नामक लिखी एकांकी, भारतेंदु जी ने एकांकी लिखी थी भारत दुर्दशा। ये कौन से भाग की है? राष्ट्रीय भाव की, राष्ट्रीय एकांकी है भारत दुर्दशा। ये इनके जो एकांकी है भारत दुर्दशा, भारत जननी, राधाचरण गोस्वामी का भारत माता इस धारा के श्रेष्ठ एकांकी है। भारत जननी ये भी इन्हीं की है, भारत जननी। तो भारत जननी और राधा कृष्ण गोस्वामी जी की एक एकांकी है। राधा कृष्ण गोस्वामी जो है ये लेखक हुए थे भारतेंदु जी के समय। तो राधाचरण गोस्वामी जी ने ये जो है एकांकी लिखी वो थी भारत माता। तो ये भारत माता जो एक नाम से ही है स्पष्ट होता है प्यारे विद्यार्थियों की, ये जो इस प्रकार की जो एकांकियाँ थी उसमें कौन से स्वर थे? राष्ट्रीयता के, राष्ट्रीय स्वर थे, देशभक्ति के स्वर तो ये राष्ट्रीय एकांकी माने जाते हैं, यानी राष्ट्रीय एकांकी के भाग में इसको समाहित किए जाते हैं। समझ में आ गया? तो सबसे पहले भारतेंदु जी ने इसका प्रारंभ मानते हैं। तो भारतेंदु जी ने एकांकी लिखी वो थी भारत दुर्दशा, भारत जननी, और राधाचरण गोस्वामी ने भारत माता नाम की श्रेष्ठ जो है एकांकी लिखी थी। और जिनके द्वारा लेखकों ने जनता के इन एकांक का उद्देश्य क्या था? इन्हें भारतेंदु जी का एकांकी लिखने का पीछे उद्देश्य क्या था? राधाचरण गोस्वामी जी के द्वारा जो एकांकी लिखी गई है भारत माता, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था प्यारे विद्यार्थियों? नाम आप समझ में आ गया, अगर थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे तो इसके पीछे यही उद्देश्य था कि इससे जनता क्या हो? जागृत हो, राष्ट्र के प्रति जागृत हो, देशभक्ति की भावना उनमें मुखरित हो। तो इस प्रकार से इनके द्वारा लेखकों ने जनता में राष्ट्र के प्रति जागृति उत्पन्न की जाती है। ठीक उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे मान लीजिए युद्ध का, देश के ऊपर युद्ध का जो है माहौल हो रहा हो तो उस समय देशभक्ति की लोग फिल्में बनाते हैं, गीत गाते हैं, तो वो क्या होती है? उससे देशभक्ति का भाव व्यक्त होता है। तो ठीक उसी प्रकार से उस समय के जो लेखक थे तो उन्होंने 1857 के आसपास क्रांति का समय था, अंग्रेजों का साम्राज्य था, भारत गुलाम था, तो उस समय का जो भाव था, लोगों को जो है लोग पीड़ा, वेदना, पराधीनता के कष्ट वो झेल रहे थे, उस समय लोगों को जागृत करने के लिए इस प्रकार की एकांकियाँ लिखी गई जिसमें राष्ट्रीयता का जो भाव है वो केंद्रित में रखा गया। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थी, समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो इनके द्वारा, तो एक बार पुनः बोल रहा हूँ कि भारतेंदु का भारत दुर्दशा, भारत जननी, राधाचरण गोस्वामी का भारत माता इस धारा के श्रेष्ठ एकांकी है।
जिनके द्वारा लेखकों ने जनता में राष्ट्र के प्रति जागृति उत्पन्न की और आदर्श चरित्रों के गुणगान की नई प्रेरणा दी। आदर्श चरित्र जो थे उनको गुणगान करने की नई प्रेरणा दी थी। इन एकांकियों के द्वारा युग व्यापी राजनीतिक चेतना जागृत हुई। उस समय की युग से व्याप्त युग में व्याप्त उस समय के जो राजनीतिक चेतना है उस भाव को जागृत किया। समाज सुधार के लिए इस युग के नाटककारों ने सामाजिक एकांकी, अब नाम से पता है सामाजिक नाटक एकांकी क्यों लिखी जाएगी? समाज सुधारने के लिए। तो समाज सुधारने के लिए जो एकांकी लिखे गए वो इस युग के नाटककारों ने जो है सामाजिक एकांकी भी लिखे। जैसे प्रताप नारायण मिश्र का कली कौतुक है। प्रताप नारायण मिश्र ये लेखक है, भारतेंदु युग के ही है, प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने एक लिखा था कली कौतुक। ये किस प्रकार की एकांकी हो गई? सामाजिक एकांकी। ठीक है, तो समाज सुधारने की बात को लेकर के कोई एकांकी लिखी गई तो वो सामाजिक हो गई। राधाचरण गोस्वामी ने भारतवर्ष में यवन रोग, राधाचरण गोस्वामी जी ने एकांकी लिखी थी भारतवर्ष में यवन लोग। तो ये सामाजिक जो है किशोरीलाल गोस्वामी जी की चौपट चपेट। किशोरीलाल गोस्वामी जी ये भी लेखक है, एकांकीकार है किशोरीलाल गोस्वामी, और इन्होंने जो है चौपट चपेट ये एकांकी लिखी। किशोरीलाल गोस्वामी जी ने चौपट चपेट इस समय की सामाजिक कुरीतियों, अब सामाजिक एकांकियों में सामाजिक विषयों को लेकर के लिखा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ये सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास है, इन पर व्यंग्य करने वाली एकांकी है। कौन कौन सी? जो है प्रताप नारायण मिश्र की कली कौतुक एकांकी, राधाचरण गोस्वामी जी के लिखा गया भारतवर्ष में यवन लोग एकांकी, और किशोरीलाल गोस्वामी जी का एकांकी है चौपट चपेट। तो इस प्रकार से ये समाज को सुधारने वाले उन्होंने जो है एकांकी है वो लिखे। आगे देखिए, पौराणिक एकांकों में बाल कृष्ण भट्ट का दमयंती स्वयंवर। इसके साथ साथ देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पौराणिक जो लिखने वाले थे वो था आपके बाल कृष्ण भट्ट जी की दमयंती स्वयंवर। बाल कृष्ण भट्ट जी ने एक एकांकी लिखी थी दमयंती स्वयंवर। तो ये जो है ये कौन से प्रकार की हो गई, कौन से भाग की होगी? पौराणिक, जिसमें पुराण संबंधी जो बातें या इन पात्रों को लिया जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट के दमयंती स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास के प्रहलाद चरित्र। लाला श्रीनिवास दास ये उस समय के ही राइटर है, लेखक है लाला श्रीनिवास दास। तो इन्होंने लिखी थी प्रहलाद चरित्र। तो इस प्रकार की एकांकी प्रहलाद चरित्र। राधाचरण गोस्वामी जी की श्रीधामा। राधाचरण गोस्वामी जी ये उस समय के राइटर यही है, राधाचरण गोस्वामी। इन्होंने जो है राधाचरण गोस्वामी जी की जो आपके पौराणिक एकांकी है श्रीधामा। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ रहा होगा आपको कि उस समय के पौराणिक जो एकांकियाँ लिखने वाले लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने क्या लिखा? दमयंती स्वयंवर। लाला श्रीनिवास दास, जिन्होंने लिखी पौराणिक एकांकी प्रहलाद चरित्र। राधाचरण गोस्वामी जी की लिखा एकांकी है श्रीधामा। तो इस प्रकार से ये उल्लेखनीय नाम आते हैं जिन्होंने भारतेंदु युग में, किस युग में? भारतेंदु युग में, जो आरंभिक युग माना जाता है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का आरंभिक युग भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में जो है आपके पौराणिक एकांकीकार कौन कौन से? बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने लिखा दमयंती स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास प्रहलाद चरित्र, राधाचरण गोस्वामी श्रीधामा। तो इस प्रकार से आदि नाम उल्लेखनीय है। हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकियों में भी समाज सुधार की भावना मुखरित हुई। हास्य व्यंग्य में जो हंसी भी आती है तो साथ साथ में व्यंग्य भी किया गया, किसी चीज़ को सुधारने की बात भी की गई है। तो यहाँ पर समाज सुधारने की भावना मुखरित हुई है। सामाजिक क्षेत्र में फैले गए उस समय 1857 के आसपास जो भारतेंदु युग का समय था, उस समय जो बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ थी, बहुविवाह, बाल विवाह, वृद्ध और अनमेल विवाह जो है, बेमेल जो विवाह है, अनमेल विवाह है, स्त्रियों की दयनीय दशा आदि कुरीतियों को लेकर के जो है एकांकी लिखे गए। और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए तत्कालीन एकांकीकारों ने कई एकांकी और नाटक लिखे। इन्होंने एकांकी भी और नाटक भी लिखे थे। तो
नाटक और एकांकी जो एक तरह से छोटा एकांकी व नाटकों का एक लघु रूप है। तो इस प्रकार से उस समय के भारतेंदु युग के समय जो है बहुविवाह, बाल विवाह और आपके वृद्ध या अनमेल विवाह, स्त्रियों की दयनीय स्थिति, उनका चित्रण करने के लिए उन्हीं का विषय लेकर के पौराणिक या जो सामाजिक या हास्य व्यंग्य प्रधान जो है, ये क्षमा करना, हास्य व्यंग्य जो प्रधान है, इस प्रकार के एकांकी वो लिखे गए। और इस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत, सामाजिक चेतना से ओतप्रोत, पौराणिकता को विषय को लेकर के और ये हास्य व्यंग्य प्रधान जो एकांकी है भारतेंदु युग में लिखे गए। और कौन कौन से लेखक थे? अधिकतर यही है, प्रताप नारायण मिश्र जी है, राधाचंद्र गोस्वामी जी, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास जी प्रमुख उस समय के राइटर थे, लेखक थे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो अगला आज हम पढ़ लेते हैं। अब अगला जो है द्विवेदी युग। प्यारे विद्यार्थियों, द्विवेदी युग को हम लेते हैं अब। द्विवेदी युग दूसरा है आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में कौन कौन सी एकांकी लिखे गए, कौन कौन से एकांकीकार थे, जिन क्या क्या विषय को लेकर के लिखा, तो वो देखिए द्विवेदी युग। द्विवेदी कौन सा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हुए हैं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी युग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी युग। तो इसमें इस युग में अधिक संख्या में एकांकी नहीं लिखे गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो द्विवेदी युग था उसमें ज़्यादा जो एकांकी प्यारे विद्यार्थियों नहीं लिखे गए, क्योंकि इस काल में हिंदी के परिमार्जन की और अनुवाद की परंपरा तीव्र रही। ये जो काल था उसमें हिंदी को सुधारने की बात ज़्यादा थी। इस काल में उस समय हिंदी है वो नई नई विकसित हो रही थी। हालांकि हिंदी का विकास क्रम तो काफ़ी पहले से ही है, लेकिन अधिक जो जोर दिया गया था हिंदी को शुद्धता से परिमार्जित परिनिष्ठित करने का जो समय था वो द्विवेदी युग को माना जाता है। तो भारतेंदु युग से ये जो परंपरा चली हिंदी को सुधारने की या हिंदी को जो एक तरह से कवि लेखन की भाषा बनाने की, तो इस प्रकार से हिंदी के परिमार्जन की और अनुवाद की परंपरा उस समय तीव्र रही थी। इस कारण से सभी का ध्यान कहाँ था? हिंदी के परिमार्जन पर जो लेखक थे। तो इसलिए एकांकी उस समय थोड़ी कम ही लिखी गई। स्वयं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्षमा करना, स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस विधा में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। जो इनके युग पर ये आधुनिक काल का हिंदी साहित्य के 4 कालों में जो आधुनिक काल है उसमें द्विवेदी युग भी आता है। तो द्विवेदी युग में स्वयं जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है इन्होंने भी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। किसमें? कि कौन सी विधा में? एकांकी विधाओं को प्रोत्साहित नहीं किया। यद्यपि इस काल में अंग्रेजी, बंगला और मराठा एकांकियों के प्रभाव से हिंदी एकांकी का विकास होता रहा। हालांकि अंग्रेजी में, बंगला भाषा में और मराठी भाषा में जो है एकांकियाँ लिखी गई उसका प्रभाव हिंदी एकांकी पर भी पड़ा। इस युग में प्रमुख एकांकीकार थे राधे श्याम कथावाचक। इस युग के द्विवेदी युग के जो थे वो थे राधा श्याम कथावाचक, राधे श्याम कथावाचक ये नाम आता है द्विवेदी युग के ही है। राधे श्याम कथावाचक, तुलसी दत्त सेंधा, ठीक है। और क्या क्या नाम आते हैं? उस समय के कौन कौन से एकांकीकार हुए थे? सियाराम शरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट, सियाराम शरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट, हरिशंकर शर्मा। तो इस प्रकार के उस समय के ये एकांकीकार थे। किस समय के? द्विवेदी युग के। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय एकांकीकार थे। और राम नरेश त्रिपाठी जी का भी नाम आता है, राम नरेश त्रिपाठी। और भी हैं लेखक, ठीक है। ये मुख्य उस समय के एकांकीकार थे जिन्होंने एकांकी लिखे। तो इस प्रकार से ये इन्होंने जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र, श्री सुदर्शन जी भी इस युग के उल्लेखनीय एकांकीकार माने जाते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र
क्या नाम था? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के नाम से ये फेमस है, प्रसिद्ध है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। और इसके साथ है ये अपने प्यारे विद्यार्थियों सुदर्शन, श्री सुदर्शन जी भी अच्छे राइटर हैं, लेखक हैं। तो इन्होंने भी जो है एकांकी लिखी उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में। और इस युग में एकांकी नाटकों का स्वरूप काफ़ी बदल चुका था। जो एकांकी नाटक लिखे गए थे उनका स्वरूप थोड़ा थोड़ा बदलने लगा, काफ़ी बदल चुका था। और इस युग की एकांकियों में श्री सुदर्शन के राजपूत की हार, सुदर्शन ने एक लिखी थी एकांकी राजपूत की हार। राजपूत की हार किसकी रचना है? एकांकी किसकी है? सुदर्शन की। तो सुदर्शन जी राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट है वैसे, तो प्रताप की प्रतिज्ञा ये भी इनकी है, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। सिंह जागरण ये किसकी है? सुदर्शन जी की। राजपूत की हार, प्रताप की प्रतिज्ञा, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, सिंह जागरण, ये इन्होंने एकांकी लिखी। इसी प्रकार रामनेश त्रिपाठी जी के जो एकांकी थे स्वप्नों के चित्र, रामनेश त्रिपाठी जी ने लिखे थे स्वप्नों के चित्र। और प्यारे विद्यार्थियों इसमें है दिमागी अय्यासी, एकांकी है सब, ठीक है, एकांकी है। रामनेश त्रिपाठी की दिमागी अय्यासी। और बद्रीनाथ भट्ट जी का लंपड़, बद्रीनाथ जी ने लिखा जो एकांकी, बद्रीनाथ भट्ट जी का लपड़ धोंदो, बद्रीनाथ जी भट्ट की जो है एकांकी है लपड़ धोंदो, एकांकी का नाम है लपड़ धोंदो और धोंदो। उग्र जी के चार बेचारे, और पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है चार बेचारे इनकी रचना है। और अफजल वध भी इनकी रचना है, अफजल वध। तो उस समय ज़्यादा एकांकियाँ नहीं लिखी गई, जो है एकांकियाँ बहुत कम रूप में लिखी गई, क्योंकि सारा ध्यान कहाँ था? हिंदी के परिमार्जन और सुधार करने में, तो इसीलिए एकांकियाँ कम लिखी गई। फिर भी कई जो एकांकीकार हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में राधे श्याम कथावाचक है, तुलसीदास सेंधा है, सियाराम शरण गुप्त जी है, बद्रीनाथ भट्ट है, हरिशंकर शर्मा और रामनेश त्रिपाठी है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है चार बेचारे, अफजल वध, ये एकांकी इन्होंने लिखी। श्री सुदर्शन जी ने राजपूत की हार, प्रताप की प्रतिज्ञा, अन ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और सिंह जागरण, ये श्री सुदर्शन जी की रचना है, एकांकियाँ हैं। और रामनेश त्रिपाठी जी ने जो लिखी वो थी स्वप्नों के चित्र, दिमागी अय्यासी। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से इस प्रश्न में आपको ये चीज़ें लिखनी है, यानी ये लेखक और इनकी जो एकांकी कौन कौन सी थी वो आपको लिखनी जरूरी है। तो ये लिखने से ही आपका जो है प्रश्न उत्तर सही होगा। बद्रीनाथ भट्ट जी का लंपड़ धोंदो, यानी सारे नहीं तो कम से कम एक दो रचना तो आपको आने ध्यान में होनी चाहिए। एकांकियाँ कौन कौन सी? तो बद्रीनाथ भट्ट लंपड़े धोंदो, ये रचना बद्रीनाथ जी की है। तो इस प्रकार से ये द्विवेदी युग की रचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हम द्विवेदी युग तक ही इसको लेते हैं, क्योंकि फिर अगर सारे लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एकांकी का उद्भव और विकास की जो हमने अब तक जो चीज़ें बताई है आप उसको ठीक से पढ़ें, नोट्स बनाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम इसके आगे के द्विवेदी युग के बाद में प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप पक्का याद करेंगे, ठीक है। नोट्स बनाइए और इनको याद करना है आपको ठीक प्रकार से। तो आज हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के कौन कौन से रचनाकार है, एकांकीकार है, उनकी सबकी रचनाएं आपको ध्यान में होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। सारी रचना नहीं तो कम से कम एक लेखक की एक दो रचनाएं तो ध्यान में आपको होनी चाहिए, इसी से ही आपका प्रश्न उत्तर है प्रभावशाली होगा। तो इस प्रकार से आज जो है ये प्रश्न हमने पढ़ा हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास क्रम।
और इस प्रश्न के नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।